नाज़रीन, सी पैक पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी तरक्की का एक ऐसा इस्तियारा बना है कि जिसमें खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या PMLN की हुकूमत हो, हर एक ने अपने अपने तई अवाम को यह बावर करवाने की कोशिश की है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर सी पैक के प्रोजेक्ट्स अपने तकमील के मराहिल में दाखिल होंगे, पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी खुशहाली का ऐसा दौर दौरा होगा जो पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखा होगा। हर जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्म ऑयल है उसे सी पैक के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की जाती है। बलूचिस्तान में अमन अमान के हालात को बेहतर करने के लिए जो हुकूमत की कोशिशें हैं उसे भी सी पैक के साथ वाबस्ता करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर सी पैक पाकिस्तान के अंदर फुली फंक्शनल होता है तो क्या पाकिस्तानी मार्केट की जो हैसियत है वो सिर्फ और सिर्फ बायर की होगी या हम सर्विसेज की शक्ल में या प्रोड्यूसर्स की शक्ल में कुछ उसके अंदर अपनी तरफ से भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड कर सकेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ एक निहायत अहम और खुसूसी मेहमान मौजूद है। मोहतरम आमिर अली साहब सिल्क रूट प्लानिंग के ऑनररी एम्बेसडर हैं, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। आमिर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जब आपको सी पैक के मुतालिक एक ऑनररी एम्बेसडरशिप बनाने का कहा गया, आपको कैसा महसूस हुआ? जी मैं थोड़ी सी अमेंड करता हूँ। इट इज़ अबाउट सिल्क रूट प्लानिंग। सॉरी। और सिल्क रूट प्लानिंग जो है इट इज़ अ मदर ऑफ सी पैक। सी पैक इसका एक छोटा सा पार्ट, शायरा रेशम। ये शायरा रेशम हमारा जो डोमेन थी वो सिल्क रूट प्लानिंग थी। और उस पर डेफिनेटली मैं बड़ा खुश हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, मेरे तमाम दोस्तों के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस बात पे एडमायर किया गया कि ही इज द पर्सन हु नोज समथिंग अबाउट सिल्क रूट प्लानिंग, और ये कैसे काम करेगा, ये कैसे फंक्शनरी होगा। तो इसके लिए मैं बड़ा लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। आमिर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाला एक बिजनेसमैन बीजिंग के अंदर किस तरह से वो लाइजॉन एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुआ कि आज आप यहाँ पर एक ऑनररी एम्बेसडर बन गए? जी, बिजनेस पाकिस्तान में भी था, लेकिन आई एस्टैब्लिश माई बिजनेस इन चाइना इट्स लाइक 18 years बिफोर। तो वहाँ पे काम करते हुए हर गवर्नमेंट की अपनी खूबी होती है। चाइना गवर्नमेंट की भी कुछ खूबी है कि वो काम करने वाले लोगों को, जो लोग अच्छे तरीके से विजनरी होते हैं, उनको आगे प्रमोट करते हैं। तो मैं एकदम से तो इस फील्ड में नहीं आया। डेफिनेटली मैंने कुछ थोड़ी कंपनियों के साथ, स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस के साथ काम किया एज अ कंसल्टेंट। जब उन्हें मेरी एडवाइसेस बहुत अच्छी लगी कि ही कैन एडवाइस अस वेरी गुड ऑन फाइनेंशियल साइड और ही कैन गिव अस अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, देन ग्रेजुअली आई स्टेप अप। अच्छा, ये बताइए आमिर साहब कि ये जो फैसला था कि आपको सिल्क रूट प्लानिंग का ऑनररी एम्बेसडर बनाया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ बीजिंग का फैसला था या इसमें इस्लामाबाद भी इन्वॉल्व था? नहीं, ये सिर्फ चाइना गवर्नमेंट का डिसीजन है और चाइना गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव। सो वर यू वेलकम बैक इन होम? बिकॉज दिस इज़ माई होमलैंड, दिस इज़ पाकिस्तान। और मुझे डेफिनेटली चाइना भी जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, ऑफ एंड ऑन। मेरी ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है वो ये कि पाकिस्तान सी पैक से ज़्यादा बेनिफिट क्या उठा सकता है, हमारी उसके लिए क्या प्लानिंग है, हमारा होमवर्क क्या है। मुझे जब यहाँ आया हूँ मैं देखता हूँ तो मुझे होमवर्क में कुछ थोड़ा सा नज़र आता है मुख्तलिफ सेक्शंस में कि हमें इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए not only mentally we should be prepared but also like in a practical way we should be very prepared for this project। तो हम उतने तैयार नहीं नज़र आते। जैसे कि सबसे ज्यादा एतराज किया जाता है कि जी चाइनीज अपनी लेबर लेके आ रहे हैं, अपनी लेबर लेकर आएंगे, अपनी इंडस्ट्री लेकर आएंगे, अपनी लेबर, लोकल इंडस्ट्री वो क्या करेगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब जैसे ये एक लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन सबसे पहला मैं रिप्लाई करता हूँ कि वो अपनी लेबर लेके आएंगे। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करता है ना, वो कभी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता कि लेबर कहाँ से आ रही है। लेबर उसे इफेक्टिव चाहिए, सस्ती नहीं चाहिए, ट्रेंड चाहिए, स्किल चाहिए। हमने अपने आप को पाकिस्तान में इस लेवल पे तैयार ही नहीं किया। हमने यहाँ पे ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, ना वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए। इवन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ बैरियर। बट चले
somehow अब चाइना से जो डॉक्टर बन के आए हैं तो और यहाँ पे आके अब मैं देख रहा हूँ कि वो जॉब क्या कर रहे हैं एज अ ट्रांसलेटर, बट एनीवे दिस इज नॉट ओनली द वन पॉइंट। हमें इसको ऐसे लेना चाहिए कि जैसे उन्हें स्किल्ड लेबर की जरूरत थी और हर तरह की स्किल्ड लेबर की जरूरत थी, वो क्यों वहां से लेबर लेके आएंगे? उन्हें एक ऑर्डिनरी लेबर $1200 में कॉस्ट करती है, क्या वो प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव रह जाएंगे? कभी भी नहीं। बिजनेसमैन को, बिजनेस कंपनीज को सिर्फ अपने प्रॉफिट से गर्ज होता है। लेबर भले आप पाकिस्तान छोड़ के उन्हें श्रीलंका से लाते हैं, तो इसलिए हमें इस चीज को ये समझना चाहिए, वो कभी भी लेबर नहीं लाना चाहते, लेकिन हमें उन्हें स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करनी है। हमें उन्हें ये एक वेन्यू बना के देना है कि पाकिस्तान में उतनी ही इफेक्टिवली काम करने वाले लोग हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, वो स्किल्ड लेबर पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। इवन पाकिस्तान के अंदर से जो ब्रेन ड्रेन बाहर हो रहा है वेस्टर्न यूरोप की तरफ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की तरफ, तो उसके बाद जो स्किल्ड लेबर है वो तो उसके अंदर मजीद गैप में इजाफा हो रहा है। ये जो वैक्यूम है ये क्या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ठीक है? इस पे तो एक और टॉपिक ये बनता है कि क्या हमारी एजुकेशन का स्टाइल वही होना चाहिए जो अब है। मैं अगर आप मुख्तसरन उसको मुख्तसरन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स जो पढ़ के निकलते हैं लाखों की तादाद में, उनकी कोई डेस्टिनेशन कुछ नहीं है, कोई फोकस नहीं है। वो सब बस सिंपल बीए कर रहे हैं, सिंपल एमए कर रहे हैं। आफ्टर फाइनली वो क्या प्रोड्यूस होते हैं? कासिद या क्लर्क, इसी जॉब के लिए धक्के खाते हैं। व्हाई नॉट हम 8th क्लास के बाद या एटलीस्ट सेकेंडरी के बाद हम एक पैरामीटर बना दें कि हर बंदा अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड पे जाएगा और उसी फील्ड की ट्रेनिंग लेगा। एटलीस्ट मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपका जो स्वीपर है, ही कैन आल्सो बी डिप्लोमा होल्डर। ज्यादा टोटलिटेरियन मॉडल है, और हमने देखा है कि जो लिबरल एजुकेशन के मॉडल्स हैं यूरोप में या अमेरिका में, जहां आप कभी भी अपना जो मेजर है उसे स्विच कर सकते हैं, उस इकोनॉमी ने, उस एजुकेशनल मॉडल ने ज्यादा आउटपुट दिया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को। ये तो सर एक अरसे से दुनिया इस साइड पे मूव कर चुकी है, लेकिन हम अभी भी उसी सिस्टम को, उसी एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें हम एक जो फ्रैंकली कहा जाता है नंबर्स की रेस में घुस गए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर साहब के साथ जिसके उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर सीपैक के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर वक्त में, जिसको आज आमिर साहब ने टच किया है। उनकी प्रेजेंस की वजह से आज पाकिस्तानियों के जहनों में जो सीपैक के मुतालिक बहुत सी गलत फहमियाँ दूर होंगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोहतरम आमिर अली साहब से, जो कि सिल्क रूट प्लानिंग के ऑनररी एम्बेसडर हैं, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में उन तमाम एस्पेक्ट्स को टच किया जो सीपैक के हवाले से पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सीपैक के हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात भी हैं, और अब तक उन तहफ्फुज़ात को किसी ऑफिशियल चैनल के थ्रू भी लोगों तक एड्रेस नहीं किया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो लसानियात का मसला है, जो लिंग्विस्टिक बैरियर है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है जो कि आमिर अली साहब ने उठाया था कि पाकिस्तान में जब स्किल्ड लेबर नहीं होगी, पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग स्किल लेबर होगी वो वेस्टर्न यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में सेटल होना चाहेगी, तो पाकिस्तान के अंदर वो जो वैक्यूम होगा, जब वो चाइना की स्किल लेबर पूरा करेगी, तो पाकिस्तान की सोसाइटी पर उसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से क्या असरात मुरत्तब होंगे। क्योंकि याद रहे कि दुनिया की तारीख में तिजारत जो होती है वो कभी भी ऊपर और नीचे के लेवल पर नहीं होती। तिजारत हमेशा मुसाबकत के लेवल पर होती है, बराबरी के लेवल पर होती है, जहां दोनों फरीकों को लेने का मौका मिलता है। लेकिन जहां पर दोनों फरीकों में से एक को लेने की जगह खोने का मौका मिले, तो उसके बाद फिर वही तारीख दोहराई जा सकती है जो हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहराई थी। मैं आमिर अली साहब ये आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे सीपैक के एंगल्स के हवाले से, और फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन
एक पाकिस्तान के अंदर एक जो 8th क्लास का बच्चा अगर टेलीविजन पर आपको देख रहा है और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहता है कि जब चीन के पास साउथ चाइना सी है, हांगकांग की पोर्ट है, मकाओ की पोर्ट है, दूसरी पोर्ट्स हैं, तो ऐसे में उसे गवादर की पोर्ट की, अरेबियन सी की, इंडियन ओशन की क्या जरूरत है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो 8th क्लास की हैं, जो मैट्रिक के बच्चे हैं, शायद ये ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, अभी उनकी इंडोक्ट्राइनेशन कंप्लीट नहीं हुई। एनीवे, चाइना की बहुत सी आबादी उसके ईस्ट कोस्ट पे है, तो उसकी ईस्ट कोस्ट उसकी 70% पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है ऑलमोस्ट, जबकि सेंट्रल चाइना एंड वेस्टर्न चाइना मोस्टली इज वाइडर, बैरन, रॉकी। सो जितनी तरक्की हो रही है ये सारी ईस्टर्न कोस्ट पे हो रही है। ठीक है। अब चाइना ने चूंकि ये इनिशिएटिव लिया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको कोई सिल्क रूट बोला जाता है, इसमें इन्होंने अपने 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस को फोकस किया एंड देन दे डिक्लेयर्ड अनदर कैपिटल, जैसे बीजिंग है, उन्होंने एक छोटा कैपिटल बना दिया चेंगडू। शियान से उन्होंने इसको कंट्रोल करना शुरू किया। वहां से उन्होंने रोड लिंक्स बनाए हैं। अब अगर कोई भी चीज़ आपने ट्रांसपोर्ट करनी है, शिपमेंट करनी है ओवरसीज, तो आपको अगर सेंट्रल चाइना से जो डिस्टेंस पड़ता है शंघाई पोर्ट का, निंगबो पोर्ट का, ग्वांगझो पोर्ट का, शेंजन पोर्ट का, दैट इज इक्वली द सेम एज गवादर। जबकि वही शिपमेंट जब आप गवादर से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपकी सी फ्रेट कॉस्ट ऑलमोस्ट 30% लो हो जाती है और आप टाइम बचाते हैं। एंड गवादर इज सो सेंट्रली लोकेटेड कि यहाँ से आप यूरोप की एक्सेस 5-6 दिन की है, अफ्रीका की एक्सेस 5-6 दिन में आप साउथ अफ्रीका तक जा सकते हैं। आपका तमाम मिडिल ईस्ट आपके सामने खाली पड़ा है कि जहाँ पे आप 2 दिन में एक्सेस है आपकी। अब दूसरी रीजन आपने कहा कि साउथ चाइना सी, इट इज अ बिग पॉलिटिकल चैप्टर, क्योंकि साउथ चाइना सी में इस वक्त चाइना के सब दुश्मन बैठे हैं। ताइवान इज वन ऑफ देम, बट साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, इवन सिंगापुर, जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं। सो चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने साउथ चाइना सी से। और ऑन द अदर साइड जब उसके साउथ में चले जाते हैं तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, they are also very eager to intercept that South China Sea। तो चाइना को एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए था, ये बात एक सच है, लेकिन इससे हट के इसका पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगी या इस तरह की चीजें होंगी, बल्कि आप सेंट्रल एशिया की बहुत सारी स्टेट्स को इंटरलिंक कर रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं और समझ भी आती हैं, दे डज मेक सेंस एज वेल, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल टर्मोइल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक रिलीजियस पोलराइजेशन है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो हमेशा पीसफुल प्रोस्पेक्ट्स में प्रॉस्पर करते हैं। पाकिस्तान की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या सी पैक को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग तैयार हैं? आपका क्वेश्चन बहुत जिसे पॉलिटिसाइज था थोड़ा सा, लेकिन मैं चले फिर भी इसका रिप्लाई इस तरह करता हूँ कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे चाइनीज गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया है। इस पे सबसे पहले हमारी पाक आर्मी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, हमारी सरहदों पे बहुत बड़ा काम किया है, इतना ट्रबल, जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है वो उसमें टेररिज्म प्रमोट कर रही थी। तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान को घर से साफ किया, अंदर से साफ किया, और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये मामलात अगर चाइना गवर्नमेंट के साथ है तो शायद ये पाकिस्तान की आर्मी के साथ है, क्योंकि वो अगर ट्रस्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान, अदरवाइज आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें, कोई कंसिस्टेंसी है नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ऑरेंज ट्रेन पे आ जाएं, ये ऑरेंज ट्रेन आज से 3 साल पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की बात करता हूँ। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी कि आप इन्वेस्टर को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट बदलेगी तो पॉलिसीज बदल जाएंगी। ये कैसा हम उनको एक इंप्रेशन पास कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए।
सबसे ज्यादा आपने इन्वेस्टर को लेके आना है। इन्वेस्टर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर उसे ये नहीं पता कि आने वाली गवर्नमेंट मेरे साथ क्या सलूक करेगी, ठीक हो गया। तो आप कभी ऐसे बैंक में पैसे नहीं रखते जिस बैंक का आपको ये ना पता हो। इन्हीं मामलात को टैकल करने के लिए वो जो सॉवरेन गारंटीज होती हैं जो कि रियासती सतह पर एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया के लॉ ने इन चीज़ों का हल निकाला है कि एक गवर्नमेंट आए, जैसे आईपीपीज के मामले में कुछ गवर्नमेंट्स चाहकर भी आईपीपीज को खत्म नहीं कर पाई, तो किस तरह से वो जो चाइनीज इन्वेस्टर्स थे वो अपने आप को एट स्टेक महसूस करते थे, एक बात। और दूसरी बात ये कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जिस जो चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा कशिश का बायस है? आमिर साहब देखिए सर, सॉवरेन गारंटीज की जहां पे आप बात करते हैं, कोई भी कंट्री टू कंट्री लोन विदाउट सॉवरेन गारंटी होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है ठीक पूरी है। इस हमारी जमीन का। अब आप दूसरी बात ये आपने कही थी, सॉरी थोड़ी सी मैं मिस कर गया उसको। चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कशिश का बायस हैं पाकिस्तान के हालात को देखते हुए? टाइम बाय टाइम अट्रैक्शन बदलती है, टाइम बाय टाइम चीजें बदलती हैं। अगर हम आज की बात करें तो ऑफ कोर्स एनर्जी सेक्टर अभी भी इतना बड़ा सेक्टर है कि शायद हमारी गवर्नमेंट बहुत मेहनत भी करे तो ये अगले 10 साल तक, क्योंकि अगर पावर शॉर्टेज हर साल जो है वो 30% बढ़ जाती है, क्योंकि 30% डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो हम टच भी करते हैं अगर उस बैरियर को कि जी हमने पावर शॉर्टफॉल जो है वो अचीव कर लिया है, तो वो अगले साल 30% इंक्रीज कर देती है। पाकिस्तान के सादा लोगों में अक्सर एक बात चलती है, मैं थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट ये बात कर रहा हूँ, इसका प्रोग्राम की मेन डिस्कशन से ताल्लुक नहीं है, कि चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी 200 रुपये महीना में। ये बात ठीक है? टेक्निकली बात पॉसिबल ही नहीं है, सही सही, किसी भी फिजिबिलिटी में ये बात पॉसिबल यानी एनर्जी सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है चाइनीज गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के एंगल से। इन्वेस्टमेंट के एंगल से ना सिर्फ उनके लिए, बल्कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, हमें ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए, ये बेसिक नीड है हमारी सबसे पहले। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसमें भी मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली पाकिस्तान में 3 से 4 कंपनी है मेन हम ला सके हैं जो पाकिस्तान में आई है एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए। हालांकि एनर्जी अब मेरा ख्याल है कि 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल मैटर भी हो गया हुआ है। क्या हम और वहां पे एटलीस्ट एनर्जी सेक्टर में 200 कंपनी ऐसी हैं जो $1 बिलियन कंपनी है, यानी कि जिनकी वर्थ $1 बिलियन में है और वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हैं, क्या हम उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते? हमने आज तक कितनी दफा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, जबकि हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया जो कि हमारा दुश्मन है और चाइना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, हर छोटे बड़े शहर में वहां पे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है जिसे डिफरेंट तरीके से स्पॉन्सर किया जाता है। जरूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट ने ही पैसे देने हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। क्या वो रास्ते मुतय्यन करना, मैं वो रास्ते मुतय्यन कर सकता हूं? आमिर साहब कहते हैं कि डेविल लाइज इन डिटेल। मैं इमेजिन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कि चाइनीज पाकिस्तान के अंदर एक पावर स्टेशन कायम कर रहे हैं जिसके अंदर जो इंजीनियर्स हैं, जिसके अंदर जो साइंटिस्ट्स हैं, जिन लोगों की ज़रूरत है, टेक्निकल लोग हैं, वो चाइनीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है वो उस लेवल पर नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी सिर्फ वहाँ पर ड्राइवर नायब कासिदी रहेंगे? नहीं, अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पिछले दिनों से स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से चाइना जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी अगली मंजिल जो होती है वो फिर वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स होता है, वो वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहते। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें मेरी सोच के मुताबिक जो मैं देखा है कि एक तो स्टूडेंट्स वापस भी आएंगे, पाकिस्तान भी आएंगे, यहाँ पर उन्हें जॉब्स भी मिलेंगी, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट थोड़ा सा जिसे कहते हैं दे आर ऑन अ मूव अ लिटिल, के वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं जिसमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो काम है शायद जो हमें थोड़ा सा पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन एनीवे नहीं। आमिर साहब, जो चाइना के अंदर जैसे कि आप कह रहे हैं कि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, लेकिन जो उनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो उस चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, वो पाकिस्तान में नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। ये
आपने टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट कैसे करना जी है, हाँ। ये एक बहुत बड़ा जी चैप्टर हाँ। है। टेक्नोलॉजी कभी ऐसे नहीं आती कि आपने वहां पे जाना, उन्हें कहना है जी आप मोबाइल फोन पाकिस्तान में बनाने शुरू कर दें। वो आपसे कहेंगे सबसे पहले एक इंडस्ट्री आती है, उसे कहते हैं स्क्रूइंग इंडस्ट्री। यू ब्रिंग द गुड्स इन सीकेडी और एसकेडी, देन यू स्क्रू इट, यू पैक इट एंड देन यू सेल इट। उसके बाद इस पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना ने एक बहुत बड़ी कंपनी से एक एग्रीमेंट किया कोरिया की, और उनसे एग्रीमेंट ये किया कि आप हमें टेक्नोलॉजी देंगे, पैसे भी हम देंगे और जगह भी हम देंगे, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी देंगे एंड वी आर गोइंग टू बी ए जॉइंट पार्टनर। ऐसा ही एक एग्रीमेंट उन्होंने किसी दौर में पैनासोनिक से भी किया था। द कंपनी वाज नेम बीजिंग पैनासोनिक। वो टीवी की पिक्चर ट्यूब डेवलप की, लेकिन वो इस काम को ऐसे नहीं करते। बेसिकली वो एक चीज को लेते हैं, एक प्रोडक्ट को लेते हैं जो मेन प्रोडक्ट है। जब पिक्चर ट्यूब या एलईडी पैनल डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उस पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाती है, और वो उस मेन एक्टिव इंडस्ट्री को, बड़ी इंडस्ट्री को ये भी परमिशन नहीं देते कि तुमने प्रॉफिट ज्यादा रखना है। दे लेट देम ग्रो विद द परसेंटेज ऑफ 3%, ताकि चीज इतनी मायारी और इतनी सस्ती हो कि ये आम लोगों की एक्सेस तक पहुंचे। और वो आम लोग कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलईडी पैनल की एक बात करता हूँ। चाइना में 5000 छोटी या बड़ी फैक्ट्री हैं जो एलईडी टीवी बना रही हैं। उनका सोर्स कहां से आ रहा है? उसी कंपनी से वो टीवी लेके, अब वो कंपनी चाइनीज कंपनीज, साउथ कोरियन कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है मोबाइल फोन सेक्टर के अंदर। जी, अब उसको चाइना गवर्नमेंट ने फंड भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, जगह भी दी है कि तुम सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी दे दो। बट ऑन द अदर साइड, इस एक प्रोडक्ट में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मींस द पैसिव इंडस्ट्री रिलेटेड टू द टेलीविजन, दे हैव गेटेन एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 1.5 मिलियन पीपल्स। तो ये एक तरीका होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, टेक्नोलॉजी को लेके आने का। अब टेक्नोलॉजी कभी ये नहीं कह सकते कि चाइना वहां से एक काम करे कि पूरी फैक्ट्री उठा के यहाँ पे लाके इन्वेस्ट कर दे। क्या हमने कभी सोचा है कि व्हाई नॉट वी मैन्युफैक्चर, जो कि बड़े आराम से हो सकता है, सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हम यहाँ पे एक कंप्रेसर बनाते हैं एयर कंडीशन का, और हम उस रखते हैं कि वी लेट इट ग्रो विद एटलीस्ट 50 और 100 डिफरेंट कंपनीज जो अपनी छोटे-छोटे यहाँ पे यूनिट। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आमिर साहब कि ये सीपैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना की जानिब से बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उतनी ज्यादा एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही है। जी, ऐसा है। और क्या इसकी वजह पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद अमेरिकन एलिमेंट्स हो सकते हैं? ये बात तो डेफिनेटली हो सकती है। ये तो एक बड़ा, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए आमिर साहब कि दुबई ने गवादर नहीं बसने दिया, ठीक है, हम बचपन से ये सुनते आए हैं। तो क्या इसी तरह, इसी फॉर्मूले की वजह से जो अमेरिकन कैंप है जिसने लियाकत अली खान के ज़माने में पाकिस्तान को सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट होने से भी रोका था, क्या अलाउ करेगा सीपैक को इस तरह से फंक्शनल होना? इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है। किसी भी मुल्क को समझने के लिए, उनके लोगों को समझने के लिए उनकी साइकी को समझना बहुत जरूरी है कि उनकी साइकी क्या है। चाइनीज की एक साइकी है कि वो कोई भी काम करने से पहले बड़ी देर तक उसके बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन जब वो डिसीजन ले लेते हैं तो वो कभी स्टेप डाउन नहीं होते। ठीक है, ये उनकी एक, और उनकी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लाइक नाउ चेयरमैन शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, बट when the next president will come, not only because of one party में भी differences होते हैं, लेकिन वो अपनी continuity रखते हैं। तो सॉरी, इसमें मैं नहीं समझता कि हम लोगों ने कोई इतना होमवर्क जैसे किया है। जैसे सीपैक की स्टेजेस थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेज है, फिर इसके बाद सेकंड स्टेज शुरू हुई है जॉइंट वेंचर्स की। हमने आज तक पाकिस्तान में कितने थिंक टैंक बनाए हैं। चाइना में मैं जानता हूं कम से कम 200-300 थिंक टैंक हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे चेयर होती है बाकायदा सिल्क रूट प्लानिंग की, कि उस पे फिर बात होती है। तो सीपैक के ऊपर न्यूजीलैंड में पीएचडी कर रहा है, सीपैक के ऊपर। जी, तो
उस पे चेयर्स होती हैं, उस पे डिबेट्स होती हैं, उसके आइडियाज आते हैं, वर्केबल आइडियाज आते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें कौन कौन सी प्रपोजल्स आके लानी चाहिए। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने सुना है, आई ट्राई टू स्टडी अ लॉट कि क्या कर रहे हैं, कुछ उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या हमने कोई प्रपोजल्स सामने लेके आए हैं? हमने हुकूमत को ये बताया कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को इस चीज की जरूरत है, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस चीज की जरूरत है। हम अगर इस तरीके से चाइना की फलां एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पाकिस्तान में ले आते हैं तो ये इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगा। 2 साल पहले चीन का सेब पाकिस्तान की सुपरमार्केट्स में 600 रुपए किलो के हिसाब से बिकता था, और अब वही चीन का सेब पाकिस्तान की मार्केट्स में 300 रुपए फी किलो के हिसाब से बिक रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरा सवाल? जी मैं समझ रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान की जो मेरे एक जानने वाले हैं वो फर्नीचर का काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग क्यों बंद कर दी, तो उन्होंने कहा कि यार जो बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान में कुर्सी जो बनाना है या मेज़ बनाना है वो चाइना से इंपोर्ट करने से ज़्यादा महंगा पड़ता है। दुनिया में इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि इंडस्ट्रियल कॉस्ट किसी भी पावर सेक्टर में जब 6 सेंट से ऊपर चली जाती है तो वो इंडस्ट्री डाई कर जाती है, वायबल नहीं रहती, वो वायबल नहीं रहती। पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, एक तो मेरे इल्म में है CREC, शायद एक चाइना रेलवे वाले कुछ कर रहे हैं कागान के पास राना वाटर प्रोजेक्ट, बट सेम काइंड ऑफ राना वाटर प्रोजेक्ट सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 50,000 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर सकता है। इस वक्त सोलर की थम प्राइस आ रही है विद द एग्रीमेंट ऑफ 20 years 5 सेंट। सिंपल सी बात है, 5 सेंट की पावर लें, 1 सेंट नेपरा को दे दें, 1 सेंट लाइन लॉसेस को दे दें, 7 सेंट की आपकी पावर आपको मिल जाती है। मुझे नहीं समझ आती वो जो बाबू एस्टेब्लिशमेंट वाले बैठे हैं, या वो मुझे समझा दें आके तो या मुझसे समझ लें कि भाई पावर कॉस्ट को हमने, और बहुत इजी है, यू गो टू द रिमोट एरियाज। ये बहुत बड़ा सवाल है आमिर साहब कि उन प्रोजेक्ट्स को पावर कहां से सप्लाई करेंगे आप? उनको जब जो ऑरेंज ट्रेन का टेस्ट रन था उसका बिजली का बिल नहीं दे पा रहे थे ये लोग। जी बिल्कुल, वो भी एक है, उस पर बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगी ऑरेंज ट्रेन, और चाइना या दूसरे ममालिक ऐसे ट्रेन्स को कैसे वायबल और सक्सेसफुल करते हैं। तो जब आप पावर को, इस पावर का जो स्लैब है वो रखेंगे 16 सेंट, इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? और दूसरी चीज होती है कि इंडस्ट्री लगाते वक्त एक पावर है और पावर के साथ एक टेक्निकल सपोर्ट होती है जो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री में कोई ऐसा इनिशिएटिव लेती है कि जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री फ्लोरिश करना शुरू कर देती है। जी बिल्कुल। हम लोग सारी चीजें कहते हैं कि जी हम तो वैसे प्राइवेटाइजेशन के मास्टर हैं। चाइना में प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, वो क्या करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज को ही पार्टनर बना लेते हैं। बट आपका जो अगला क्वेश्चन था कि दुनिया में जैसे मेट्रो वाला, ऐसे प्रोजेक्ट हमेशा कॉरपोरेशन होते हैं, ये सब्सिडाइज नहीं होते। चाइना के हांगकांग में शायद 17 लाइन्स हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं, बीजिंग में शायद 21 हैं, गोंगसू में शायद 19 हैं, कुछ इस तरह करके हर बड़े शहर में 12, 15, 17 लाइन्स हैं और फुल रहती हैं, हर वक्त भरी रहती हैं, खड़े होने की जगह नहीं होती आपको, आप सिमट के खड़े होते हैं। क्या वो नुकसान में जा रही हैं? ऐसे प्रोजेक्ट कभी भी सब्सिडाइज नहीं होते। सब्सिडाइज की बजाय इनको कॉर्पोरेट सेक्टर में बेल्जियम दुनिया का पहला मुल्क बन गया आमिर साहब जिसने सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बिल्कुल टोटल फ्री कर दिया है, सब्सिडाइज करके किया है ना। दुबई ने ऐसा किया है और भी बहुत सारे ऐसे, मॉस्को मेट्रो की एक मिसाल है। सर मॉस्को की तो मिसाल ना दें, वो दे आर एक्सेप्शनल बिकॉज दे बिलोंग्स टू द सोशलिस्ट साइड। उन्होंने बड़ी नॉमिनल सी फीस, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पावर इसलिए भी बड़ी सस्ती है कि उनके पास ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा है, उन्हें उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने बेल्जियम की जो एक एग्जांपल दी है, एक बेल्जियम की एग्जांपल छोड़ दें, मैं बाकी जगह पे भी चलते हैं। लेट्स गो टू इंग्लैंड। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है आमिर साहब, सॉरी। और आज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं तो इस गुफ्तगू में इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व था कि आमिर साहब ने आज जिस ब्रिलियंटली, जितने आसान अल्फाज में सीपैक के हवाले से जो पाए जाने वाले सवालात थे उनके जवाब दिए, उससे बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी। उनसे मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आमिर अली साहब से सी पैक प्रोजेक्ट के हवाले से। आमिर साहब, जब हम बात कर रहे थे ऑरेंज ट्रेल के हवाले से, और आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया था कि ऐसे प्रोजेक्ट सब्सिडाइज नहीं होते हैं, कॉरपोरेशंस ऐसे प्रोजेक्ट चलाती हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो बार बार लाहौर के लोगों को ये बता रही है कि इसकी टिकट अगर 80-100 रुपए से कम रखी गई तो ये हमारे बारे में नहीं आएगा। इज इट सो? मेरा ख्याल है ये बात ऐसी है, लेकिन इसकी पैरामीटर स्लैब्स होती हैं कि फॉर हाउ मेनी स्टेशंस आपकी क्या फीस होनी चाहिए। इंग्लैंड में 2.5 पाउंड एक साइड की है कि भाई आप जहाँ मर्जी उतर जाएं। हम इंग्लैंड को टच नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट इतनी भी कम ना रखें, इतनी भी सब्सिडाइज कि कल को ये प्रोजेक्ट चल ही ना सके। हमें प्राइस वो रखनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो। हम इतने अमीर मुल्क नहीं है, हम वी कैन नॉट सेट एन एग्जांपल लाइक बेल्जियम। बेल्जियम की टोटल आबादी शायद 60 लाख है या 80 लाख है। बिल्कुल ठीक है, अब 60 लाख 80 लाख में कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी? और उनकी जीडीपी देखें कहाँ पे टच कर रही है। वो तो सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो पाकिस्तान के उनके चॉकलेट और डायमंड ही वो उनके सिर्फ यस दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि उनकी सिर्फ चॉकलेट ही एक ऐसी प्रोडक्ट है कि वो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से पार कर जाती है। तो उनकी हम एग्जांपल इसलिए नहीं दे सकते, वो कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जिनमें बिजली भी फ्री है, लेकिन इस वजह से फ्री है कि उनके पास खुद पेट्रोल और गैसेस के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। आपने तो हर चीज बाहर से मंगवा ली। हाउ यू कैन डू इट? ऐसा कभी नहीं। अच्छा, सी पैक जो है उसके अंदर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है, जितने भी सेक्टर्स को, वो सारे प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी थे। लेकिन जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू एड इन करें इकोनॉमी के अंदर, अगर कोई एजुकेशन सिटी हो जैसे दुबई ने किया, हेल्थ सिटी हो, इज इट सो? जी बिल्कुल ऐसा है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। चाइना गवर्नमेंट, एक्चुअली चाइनीज का एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि आपने जब किसी की हेल्प करनी है ना, तो डोंट कैच अ फिश फॉर हिम। एग्जैक्टली, आप उसे मछली पकड़ना टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश। आप उसे सिखाएं कि मछली कैसे पकड़नी। हम तो लंगर खाने खोल रहे हैं, हम तो उन्हें मछलियां खिला रहे हैं। नहीं, ये जो लंगर खाने, अब जिस तरह आप कह रहे हैं लंगर खाने खोल रहे हैं, मुझे पॉलिटिकल बात मैं किसी सूरत में नहीं करना चाहता था, लेकिन आप फकीर पैदा कर रहे हैं। जी राइट। आप उसकी बजाय फैक्ट्रियां बनाने के, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाने के रास्ते निकालें। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारे जैसे मुल्कों में नहीं होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ये पता ही नहीं। यानी ये जो अभी कोविड के दिनों में जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो फी खानदान 12,000 रुपए 3 महीने के लिए बांटे, 4,000 रुपए 7 लोगों के लिए 1 महीने में 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। ये सारी रकम अगर इससे कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाया जाता, इससे कितने लोगों को रोजगार मिल सकता। मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, हमेशा मेगा प्रोजेक्ट। विंडो ड्रेसिंग नहीं होती कि ये देखिए जी हमने आटे की पे 10 रुपए रियायत कर दी। यानी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, जो 5 साल के बाद जाके जिसके सम्राट लोगों तक पहुंचने हैं। मैं पूछता हूँ वो प्राइस बढ़ी क्यों जिसे आपने कम कर दिया? एग्जैक्टली, यू राइट। वो प्राइस बढ़ी, उसको आपने बंद कर लिया, देन यू वांट टू हैव योर पिक्चर ऑन दैट। अच्छा, नैरो डाउन, तो हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बहुत बात की हमने। मेरे पास प्रोग्राम में वक्त कम है आमिर साहब, और आप अपने, आई वुड लव टू इनवाइट यू अगेन, क्योंकि ये एक टॉपिक एक डिस्कशन का नहीं है। सी पैक अगर फंक्शनल होता है, अल्लाह करे ऑपरेशनल हो, तो उसके पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर सोशल जो असरात हैं उसके ऊपर कुछ आपने फोर्सी किया है? क्या हो सकते हैं सोसाइटी पे जो असरात? देखिए, चाइनीज दुनिया की रिस्पेक्ट करने वाले कौम है, और हमें ये समझना चाहिए कि वी आर एन इस्लामिक कंट्री। हमारे नाम के साथ लिखा हुआ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर हमने सॉरी चाइनीज को, और जहां तक हमने देखा है, उनका धर्म उनका पैसा है। उनका धर्म उनका पैसा जी। दे आर, वो एक ही फैक्ट्री के अंदर तस्वीर बनाते हैं, जानमाज बनाते हैं, और गणेश की मूर्ति भी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दे आर अ कम्युनिस्ट कंट्री। अगर उनके साथ आपने चलना है तो आप कुछ लाइन तय कर। एग्जैक्टली, वो लाइंस होनी बहुत जरूरी है कि भाई ठीक है आप। और इस हवाले से आमिर कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई मुझे लगता है पाकिस्तान में। जी, ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई। यस, हम उन्हें पाकिस्तान बुलाते हैं, हम ये समझ के बुलाते हैं हम उन्हें हज करने बुला रहे हैं, या यहाँ से वापसी पे मुसलमान करके वापस भेजना है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हम पहले खुद तो मुसलमान हो जाए। सही बात है। तो वो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने माइंड्स को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, थोड़ा सा।
बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ेगा कि हमारे कायदे आज़म क्या सोचते थे। किस साल तक पाकिस्तान को सीपैक प्रोजेक्ट की, अगर इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड इंक्लूडिंग द डिलेज, ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा सीपैक? आई थिंक जो प्रपोज टाइम है 2023 up to 2025 the results will start to come, और ये बहुत अच्छे results आएंगे। मैं बड़े दावे से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक वन साइडेड पाकिस्तान का प्रोजेक्ट नहीं है। चाइना ने हमें बड़े भाइयों की तरह इस प्रोजेक्ट में डील किया है, बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया है कि इसके समरात कैसे लिए जा सकते हैं, और उसमें हर एक चीज़ की कैलकुलेशन है। हम ये ना समझें कि ये हम पे लोन है और ये हम लोन वापस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आपको लोन इस सूरत में दिया ही नहीं है, ऑल्दो इट इज़ विद सॉवरेन गारंटी, हमें ये मानना चाहिए, लेकिन उसके साथ पे बैक फार्मूला से, जिसको हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान को, वो जब भी पाकिस्तानी को बुलाते हैं वो एक ही बात कहते हैं, शुंदी यू आर माई ब्रदर, शुंदी यू आर माई ब्रदर, एंड देन वो हमें हमेशा कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। There is no free lunch in the world, but depends on the society, depends on the culture. Chinese peoples, they are very जैसे लद्दाख hospitable. सेक्टर में जो जंग हो रही थी भारत और चाइना के खिलाफ, उसके बावजूद जो नॉर्मल ट्रेड थी वो पूरी तरह से जारी थी। वो Chinese people, उनकी हॉस्पिटैलिटी शायद आपको अंदाजा नहीं है। वो इतने ज़्यादा अपने कोई भी गेस्ट उनके पास खाने के टाइम पे चले जाए, हम लोग तो फिर भी कहते हैं ना चाय पिला दी बस ठीक है, वो खाने का टाइम है तो उसको खाने पे ज़रूर बुलाएंगे। और मैं एक अजीब सी बात कहता हूँ कि अपने ड्राइवर को, अपने पीएन को अपने साथ बिठा के खाएंगे। क्या हमें ये सीखने की ज़रूरत उनसे है? ये तो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है। बिल्कुल, इस सोसाइटी की ये बात तो हम करते नहीं हैं। तो चाइनीज, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, बट हम जब चाइनीज से बात करते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए सॉफ्ट इमेज जरूर रखते हैं। मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि चाइनीज पाकिस्तान को फ्री लंच देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वो हमें लंच बनाने का कोई तरीका जरूर सिखा देंगे। हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से खतरात हैं सीपैक? जी मेरा ख्याल है वेस्टर्न साइड जो है, और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि बहुत से टीवी प्रोग्राम्स, एंकर्स, और मुझे उन पे एतराज़ ये होता है कि वो लोग, उनका कंसर्न नहीं होता पॉलिटिक्स से और इकोनॉमी से। वो जब बैठ के रेटिंग के लिए और वो इस पे बात करते हैं और इस इशू को इतना उठाते हैं, उन्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। आप उसकी बजाय आप इकोनॉमिस्ट लेके आए जो अपनी प्रपोजल्स दें, वो अपनी प्रपोजल सामने लेके आए कि हमें इस एरिया में ये करना चाहिए, हमें इस एरिया में ये करना चाहिए। एग्रीकल्चर साइड वाले अपनी प्रपोजल्स लेके आए, क्यों नहीं लेके आते? आमिर साहब, आई विश मेरे प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे होता है, हम आपको जरूर दोबारा इनवाइट करेंगे। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, आमिर साहब ने जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ सीपैक प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स थे उनको कवर किया। मुझे अपने करियर में इस तरह से इन एस्पेक्ट्स को समझने का मौका कम अज़ कम नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा उन्हें किसी प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे और सीपैक के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।